नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपनी YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में आप लोग पेशा एक्ट के बारे में जानेंगे कि पेशा एक्ट क्यों आया था, और जो भूरिया समिति है उसके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि पेशा एक्ट से भूरिया समिति का संबंध किस तरीके से है, भूरिया समिति क्यों बनाई गई थी। इन सारी चीज़ों की आज कहीं न कहीं विस्तार से आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट, इसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। ठीक, और किस तरीके से संबंधित है ये पूरी बात आगे करने वाले हैं। तो अगर इसको हिंदी में देखें क्या कहते हैं कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996। ठीक है, ये जो एक्ट है ये अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार को लेकर के ये बनाया गया था। अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों के लिए ये एक विशेष प्रकार का एक संविधान था। कह सकते हैं कि संविधान के अंदर संविधान, मतलब उन क्षेत्रों का ये अलग संविधान है। इसे प्यारे साथियों, इसे संविधान के अंदर संविधान कहते हैं। ठीक है, जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग पिछली क्लास ज़रूर देख लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसे क्या कहते हैं? संविधान के अंदर संविधान कहते हैं। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना ही पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जिद्दी बनकर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो थककर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, आपको अभी बहुत आगे तक जाना है, और जिन्होंने आपसे कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा उन्हें भी करके दिखाना है। और इसलिए एक नई ऊर्जा के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पेशा एक्ट ये संविधान के अंदर एक विशेष प्रकार का संविधान है। ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये बनाया गया था। आखिर इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था, अधिनियम जो पारित किया गया था, इसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अंदर जो भी परिवर्तन किए गए थे, जो प्राविधान किए गए थे, वो प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित नहीं होते थे। इसके तहत जो प्राविधान किए गए थे, ये प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित नहीं थे। ठीक, ये जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? अनुसूचित क्षेत्र ये जो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया है, कुछ क्षेत्रों को बताया गया है। और उन्हीं क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है।
और इन क्षेत्रों का जो विस्तार है वो 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का जो विस्तार है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, ये जो विस्तार है साथियों, ये 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। और ये राज्य कौन कौन से हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार इन राज्यों से ही प्रश्न बने, तो इसलिए ये जो 10 राज्य हैं इनको भी फटाफट देख लेते हैं कि भारत में ये 10 राज्य कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे जो पहला राज्य है जो पहला राज्य है वो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये पहला राज्य हो गया। ठीक, दूसरा राज्य ये राजस्थान, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये गुजरात, ये हो गया तीसरा। ठीक, यहीं पर ये लगा हुआ है एमपी, मध्य प्रदेश, ये चौथा हो गया। यहीं पर ये महाराष्ट्र, ये हो गया पांचवा। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़, ये छठवां राज्य हो गया। यहीं पर झारखंड लगा हुआ है, झारखंड, तो ये हो गया 7वां राज्य। ठीक, और यहीं पर उड़ीसा, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ये 8वां हो गया। और यहाँ पर तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, कितने हो गए? 10 हो गए। अर्थात कौन कौन से? पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा एमपी, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां छत्तीसगढ़ और सातवां झारखंड, आठवां हो जाएगा उड़ीसा, नौवां तेलंगाना और 10वां आंध्र प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा तबीयत डाउन है इस समय। तो इन क्षेत्रों में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो भी प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों का विस्तार इन क्षेत्रों में नहीं था। ये जो क्षेत्र हैं अनुसूचित क्षेत्र, ये क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना निकाली जाती है और अधिसूचना के द्वारा वो क्षेत्र नामांकित किए जाते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों का जो विकास का दायित्व होता है वो केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। अर्थात जो भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये क्षेत्र, ये जो पंचायत का जो विस्तार ये 5वीं अनुसूची पर भी नहीं है। 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र दिए गए में भी नहीं है। जो क्षेत्र दिए गए उन पर भी इसका विस्तार नहीं था। और इसलिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए थे, उसके द्वारा जो भी क्षेत्र छूट गए थे, उनके विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की। जो क्षेत्र छूटे हुए थे उनके लिए एक समिति गठित की। और कहीं न कहीं आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, संविधान का एक अनुच्छेद है जो मैंने आपको कल बताया था, अनुच्छेद 243 एम। कौन सा बताया था? अनुच्छेद 243 एम। और क्या बताया था?
जिन साथियों ने हमारी कल की क्लास अच्छे से पढ़ी है वो साथी, उनको याद आ गया होगा कि अनुच्छेद 243 एम में क्या दिया गया है। इसमें यही बताया गया है कि पंचायत के जो भी प्राविधान हैं वो प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कुछ नरमिता बरती गई और ये कहा गया कि यदि संसद चाहे तो कुछ अपवादों, कुछ संशोधनों, कुछ परिवर्तनों के साथ पंचायतों के नियमों को, पंचायत के प्राविधानों को उन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो भी क्षेत्र हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो इसी क्रम में क्या होता है कि उन क्षेत्रों में विस्तार के लिए, उन क्षेत्रों के विकास हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। और समिति कौन बनाई जाती है? जिसका नाम है भूरिया समिति। भूरिया समिति। केंद्र सरकार ने ये सोचा कि भाई जो भी क्षेत्र छूट गए हैं भाई उनका भी विकास होना चाहिए, और इसलिए केंद्र सरकार ने 10 जून 1994 को एक समिति बनाई जिसका नाम है भूरिया समिति। और जो भूरिया साहब हैं, इनका जो पूरा नाम है वो है दिलीप सिंह भूरिया। ये एक आदिवासी हैं, आदिवासी सांसद थे। क्या थे? सांसद थे, एक आदिवासी सांसद थे। तो इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये बताइए कि किस तरीके से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरीके से पंचायतों के प्राविधानों को लागू किया जाए। तो इन्होंने प्यारे साथियों अपनी पूरी अध्ययन के साथ एक रिपोर्ट सौंपी सरकार को, और ये रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट जनवरी 1995 में सरकार को सौंप दी, और इन्होंने जो सिफारिशें की, इन्हीं की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को क्या होता है? पेशा एक्ट लागू हो जाता है। पेशा एक्ट लागू हो जाता है। ठीक है साथियों, और इसे पंचायत के विस्तार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पंचायत विस्तार अधिनियम। ठीक है, तो पेशा एक्ट किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। भूरिया साहब, इनका पूरा नाम दिलीप सिंह भूरिया था और ये आदिवासी सांसद थे। तो इनकी सिफारिश पर पेशा एक्ट लागू हुआ, और कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। तो इस एक्ट ने जो जनजातीय समुदाय थे, आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे, अनुसूचित क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे, जो जनजातीय क्षेत्र थे, कहीं न कहीं इस एक्ट ने उनके अधिकारों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर दिया। तो इस एक्ट के द्वारा जो प्राविधान किए गए थे वो क्या थे? जो प्राविधान किए गए थे, हम कह सकते हैं कि इस एक्ट ने पंचायतों को उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं संशोधन और परिवर्तनों के साथ लागू करवाया। ठीक है, जो पंचायत संबंधित या संबंधी लिख सकते हो, पंचायत संबंधी प्राविधान संशोधनों
और परिवर्तनों के साथ उन क्षेत्रों में लागू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो जनजातीय समुदाय हैं उनके जल, जंगल और कहीं न कहीं ज़मीन से संबंधित जो अधिकार थे उनको भी मजबूती मिली। जल, जंगल और जो ज़मीन से संबंधित जो भी अधिकार थे इन्हें भी क्या मिलता है, मजबूती प्राप्त होती है, मजबूती मिली। ठीक है। और तीसरी चीज़, इन्हें स्वशासन का एक अधिकार मिला। क्या मिला? स्वशासन का अधिकार, स्वशासन का अधिकार। ठीक है, अधिकार मिला। इसके बाद इन्हें जो प्राकृतिक संसाधन होते थे उन प्राकृतिक संसाधनों पर भी इन्हें पारंपरिक मान्यता प्रदान की गई। क्या हुआ कि जो प्राकृतिक जो संसाधन थे, संसाधनों पर पारंपरिक मान्यता दी गई। ठीक है। और ग्राम सभा को बहुत ही मजबूत बनाया गया। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाया गया और ऐसा प्राविधान किया गया कि जो भी उच्च लेवल की जो पंचायतें हैं वो कहीं न कहीं जो मध्यवर्ती पंचायतें और जो जिला पंचायतें हैं वो ग्राम सभा के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न कर सकें, अर्थात ग्राम सभा को बहुत ही मजबूती प्रदान की गई। ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान की गई। इन्हें सभी गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। ठीक है। क्या बनाया गया? सभी गतिविधियों का केंद्र इसको बनाया गया और स्वशासन संबंधी अधिकार इनको मिल गया। प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक मान्यता मिल गई। ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान की गई। और दूसरी चीज, कहीं न कहीं इन लोगों को जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे, ये कहा गया कि राज्य विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा वो इनके प्रथागत कानूनों, सामाजिक रीत रिवाजों और जो भी धार्मिक जो भी रीत रिवाज हैं उनके अनुरूप ही राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। उनके खिलाफ बिल्कुल भी राज्य विधानमंडल कोई कानून पारित नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा, ये कानून उनके सामाजिक, धार्मिक प्रथागत कानूनों के अनुरूप होंगे। ठीक है। और ये भी कहा गया कि अनुसूचित जनजातियां जो भी हैं इन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा और ये जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के हिसाब से होगा और इनकी जो सीटें होंगी वो भी आरक्षित होंगी। मतलब कह सकते हैं कि जो आरक्षण इनको मिलेगा वो कुल निर्वाचित सदस्यों की या कुल निर्वाचित सीटों के आधे से कम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कि अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण कुल निर्वाचित सीटों के आधे से कम नहीं होगा। और जो अध्यक्ष पद होगा,
अध्यक्ष पद हमेशा अनुसूचित जनजातियों के लिए ही रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा। और जिन पंचायतों में जो जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत, अगर इन दोनों प्रकार की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व यदि कम है या बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ राज्य सरकार द्वारा उन्हें नामित किया जाए। और ऐसे व्यक्ति जो नामित किए जाएंगे कुल निर्वाचित सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए कि जो अध्यक्ष पद होगा ये आरक्षित होगा किसके लिए? एसटी के लिए। ठीक है, और जहाँ पर मतलब जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत इनमें यदि एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या होगा? सरकार द्वारा वहाँ एसटी को नामित किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे नामित सदस्यों की जो संख्या होगी वो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से 1/, यहाँ लिख लीजिए, ऐसे नामित सदस्यों की संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/10 से अधिक नहीं होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये भी कही गई थी कि जो लघु वन उपज या जो नशीले पदार्थ आदि हैं, इनका भी कहीं न कहीं जो नियंत्रण करने का काम है वो भी ग्राम पंचायत को ही होगा। लघु वन उपज और नशीले पदार्थों के विनिमयीकरण या हम कह सकते हैं कि नियंत्रण आदि का कार्य ग्राम पंचायत देखेगी। मतलब इसके बारे में जो अधिकार दिए गए हैं वो ग्राम पंचायत को ही दिए गए हैं। ठीक है, और जो खनन आदि से संबंधित अधिकार होंगे वो भी ग्राम पंचायत के पास होंगे। मतलब खनन आदि से संबंधित अधिकार, मतलब लाइसेंस आदि जारी करना, ये किसके पास होंगे? ग्राम पंचायत के पास होंगे, ग्राम पंचायत के पास। तो ये कुछ प्राविधान पेशा एक्ट के द्वारा किए गए थे। लेकिन साथियों, अगर पंचायतों के विकास के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी पंचायत के विकास के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो अगर हम पंचायतों के विकास को लेकर अगर चर्चा करें तो हमने आपको बताया कि पंचायतों के विकास के लिए वित्तीय मजबूती जरूरी है और इसके बिना
पंचायतों का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके बिना पंचायतों का विकास बिल्कुल संभव नहीं है। और पंचायतों को जो वित्तीय या वित्त जो प्राप्त होता है, वित्त जो प्राप्त होता है पंचायतों को, वो कहीं न कहीं दो स्रोतों से मिलता है। एक अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 ये अनुच्छेद ये कहता है कि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसके द्वारा पंचायतों को वित्त देने की सिफारिशें की जाती हैं और इन सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार पंचायतों को अनुदान उपलब्ध करवाती है। ये केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कल हमने आपको एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 243 आई। इसमें ये प्राविधान किया गया है कि जो राज्य वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो राज्य सरकार होती है वो इन्हें वित्त उपलब्ध करवाती है और राज्य सरकार कहीं न कहीं अनुदान भी इनको देती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन बहुत कम हैं और इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। जो 11वीं अनुसूची है जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों से संबंधित, जो 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, इन विषयों के विकास के लिए भी जो पंचायतें हैं वो सरकारों पर, राज्य सरकारों पर निर्भर रहती हैं। उनके पास खुद की कोई मजबूती नहीं है, अर्थात जिम्मेदारियां अधिक होने के कारण और वित्तीय स्थिति मजबूत ना होने के कारण पंचायतों का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। तो ये नोट कर लिया होगा। इसलिए साथियों, कहीं न कहीं पंचायतों से संबंधित जो ग्राम पंचायतें हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर उनके कोई कार्यालय भवन नहीं है, जहाँ पर वो बैठकर मीटिंग कर सकें, अपने कार्यालय भवन नहीं है। और प्रखंड स्तर पर भी जो अधिकारी कर्मचारी आदि होते हैं, ये भी जो चुने हुए लोग होते हैं उनके अनुसार काम नहीं करते हैं और काम न करने के कारण कहीं न कहीं जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी भी छवि धूमिल होती है। तो हमने आपको बताया कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है इसको सुधारने के लिए हालांकि कुछ कर आदि, टैक्स आदि लगाने की शक्तियां इनको दी गई हैं। जैसे कुछ शक्तियां इन्हें दी गई हैं, जैसे आप संपत्ति कर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? संपत्ति कर लगा सकते हैं। ठीक, बाजार कर, मेला कर, ठीक, व्यापार कर, ठीक है, सार्वजनिक सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था कर। ठीक, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं, शौचालय के लिए कर, ये विभिन्न प्रकार के कर लगाने की कुछ शक्तियां पंचायतों को दी गई हैं। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही कम ग्राम पंचायतें कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि उसी गांव का निवासी प्रधान जो अध्यक्ष होता है वो उसी गांव के निवासियों से किस प्रकार से कर वसूल पाएगा, और इसलिए कहीं न कहीं
इनकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है। कर आदि वसूलने की जो शक्ति उनको प्राप्त है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ थी हमारी शक्तियाँ जो पंचायतों को मिली हैं, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लिया था साथियों, ये जो शक्तियाँ दी गई हैं, इन शक्तियों के बारे में भी हमने कल आपको पिछली क्लास में अनुच्छेद बताया था। कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को शक्तियाँ मिली हैं, और ये शक्तियाँ विधानमंडल के द्वारा पंचायतों को दी जाती हैं। कहीं न कहीं प्रशिक्षण की कमी भी देखने को मिलती है, और जो हमारे पंचायत के जो भी सदस्य वगैरह होते हैं, पंचायत के जो सदस्य आदि होते हैं, ये सदस्य बहुत ज़्यादा सदस्य, मतलब हम कह सकते हैं कि अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो अर्धशिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, और इसलिए वो अपनी भूमिका को नहीं समझ पाते हैं, कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाते हैं, विकास व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए भी कहीं न कहीं कार्य पद्धति अवरुद्ध रहती है और पंचायतों का जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए, और प्यारे साथियों, इन सभी को यदि मजबूत बना दिया जाए, कर व्यवस्था को मजबूत बना दिया जाए, प्रशिक्षण की जो पद्धति है उसको भी बेहतर बनाया जाए, शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाने का काम किया जाए, शिक्षित लोगों का चुनाव हो, और जब शिक्षित लोग चुने जाएंगे तो पंचायतों आदि का विकास संभव है। साथियों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। सफलता के लिए अगर देखें तो संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वैकेंसी आती जाती रहेंगी और आप इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आप सच्ची मेहनत नहीं करते हैं, शिद्दत से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से कहीं न कहीं वैकेंसी आती जाती रहेंगी और बाद में आप एक बहाना बनाएंगे कि सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है। इसलिए साथियों, ज़िंदगी खेलती उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और दर्द सबके एक जैसे होते हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।